वेलकम टू विजय धनुष प्लेटफॉर्म। तो लेक्चर वन में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन दी थी और फिर एक दो एग्जांपल करवाए थे। तो इस वीडियो में भी एग्जांपल से रहेंगे। सोचा कि दो तीन एग्जांपल्स और करवा देते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। और अगर टाइम रहता है तो इसी में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई सेट हम लेते हैं तो उस सेट में पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करना होता है, या फिर दो अलग अलग सेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। एक सेट है, अगर उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया जाए तो उस पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है किसी दूसरे सेट का, तो ये भी कॉन्सेप्ट जानेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि किसी भी सेट का डायामीटर क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है। तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। डिस्टेंस एंड डायमीटर का कॉन्सेप्ट है। फिर उसी डायमीटर के कॉन्सेप्ट से आगे चल के फिर सेट के अंदर हमको उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। ओपन सेट क्या होता है, ओपन बॉल क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है। तो ये सब चीजें भी चलेंगे। तो आज दो तीन एग्जांपल और करते हैं। तो पहला एग्जांपल आज की वीडियो का है, एग्जांपल नंबर वन, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूजुअल या फिर यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस, इसमें रहेगा डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। पहला एग्जांपल। इसके पहले कि मैं आपको डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस बताऊं, यही सही टाइम होगा आपको ये बताने का कि डिस्क्रीट सेट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट सेट, थोड़ा सा उसका एग्जांपल, थोड़ा सा उसका व्यू समझा देता हूं, उसका क्या मतलब होता है। इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सेट एंड इनडिस्क्रीट सेट, इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। सपोज आपके पास कोई एक ऐसा सेट है ए, सपोज वी हैव सेट ए सच दैट ए के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, अगर हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, सपोज मैं एक पॉइंट ए लेता हूं और दूसरा पॉइंट बी, तो अगर वो सेट ए इनडिस्क्रीट है तो उसका मीनिंग ये होगा कि ए और बी के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आप कभी भी ऐसा पॉइंट बता ही नहीं सकते हैं, ऐसे कोई दो पॉइंट आप ले ही नहीं सकते हैं जिसके बीच में कोई और पॉइंट ना आए। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम जानते हैं अगर हम कैपिटल आर की बात करें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसके अंदर हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करें, सपोज मैं एक पॉइंट ए लेता हूं और दूसरा बी, तो हम जानते हैं किन्हीं भी दो रियल नंबर्स ए और बी के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। रेशनल नंबर्स आप याद कीजिए, बचपन में कैलकुलेट करते थे, कोई भी दो नंबर दे दो उसके बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये होता है, ये सेट इनडिस्क्रीट है इन द सेंस कि अगर कोई भी दो पॉइंट आप चूज करिए तो उसके बीच में ढेर सारे पॉइंट, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर अगर मान लीजिए ए आपके पास है, इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे एक दूसरा पॉइंट है ए डैश, तो ए और ए डैश के बीच में फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब आप कभी ये बता ही नहीं सकते हो कि ए और बीच के बीच का, ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ऐसे सेट को हम इनडिस्क्रीट सेट कहते हैं, मतलब इसमें इंटरवल फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर डिस्क्रीट सेट की बात करें तो इनडिस्क्रीट के एग्जाम्पल में बहुत सारे सेट्स आ गए। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कैपिटल आर और क्यू। क्यू का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्यू स्टार का मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हैं इनडिस्क्रीट सेट के। और डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है जिसमें किसी भी दो पॉइंट ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन एनी टू पॉइंट ए एंड बी इज फाइनाइट, यानी काउंट कर सकते हो आप, बता सकते हो कि कितने पॉइंट हैं, उसको डिस्क्रीट सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और कोई जरूरी नहीं होता है कि वो
फाइनाइट ही हो, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है काउंटेबली फाइनाइट। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा आपको। तो काउंटेबली फाइनाइट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेकर समझा देते हैं आपको। अगर हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ले लें, तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाता है। कोई भी दो पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करिए, सपोज मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, 5 सेलेक्ट करता हूँ, तो हम जानते हैं 3 एंड 5 के बीच में केवल एक ही पॉइंट है 4, या 3 एंड 7 हम सेलेक्ट करें तो इसके बीच में केवल 4 5 एंड 6 ये तीन ही पॉइंट आएंगे। दैट मीन्स ये एक डिस्क्रीट सेट हुआ। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है कि जब पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहे, या फिर और सिंपल वे में समझना चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो कंजिक्यूटिव क्रमागत, यानी दो क्रमागत नंबर्स के बीच में एक नंबर ए है और दूसरा बी है, अगर ये दोनों नंबर्स कंजिक्यूटिव है, दैट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, इनके बीच में कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में यही होता है। अगर मैं दो क्रमागत नंबर्स 3 एंड 4 सेलेक्ट करता हूँ, तो 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट नहीं है नेचुरल नंबर सेट में। जबकि यही 3 और 4 अगर हम कैपिटल आर में सिलेक्ट करते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में लेते हैं, तो हम जानते हैं इनके बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो जब 3 और 4 कैपिटल आर के अंदर एज्यूम किया जाएगा, तो यही क्या बन जाएंगे, या इनडिस्क्रीट सेट का एग्जांपल बन जाएगा कैपिटल आर। लेकिन यही 3 एंड 4 कैपिटल एन में, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, डिस्क्रीट सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट नहीं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं बहुत बढ़िया से कि किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स या नंबर्स, आप एलिमेंट कहिए या नंबर कहिए, दो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रिजर्व होना चाहिए, मीन्स फिक्स होना चाहिए। और डिस्टेंस फिक्स होने का मतलब होता है कि उसके बीच में कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव। तो डिस्क्रीट जो मेट्रिक स्पेस है वो भी इसी से जनरेटेड है, इसी आइडिया से, कि अगर कोई मेट्रिक स्पेस है, अगर उसको मैं डिस्क्रीट कह रहा हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस जो होता है, सपोज वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल 5 का मतलब ये हो गया। अब इस पर मैं एक मैट्रिक डी दे रहा हूँ, डी एक्स कामा वाई बराबर 0 इफ एक्स इक्वल वाई। अगर एक्स और वाई यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट अगर हम कैपिटल एक्स का लेते हैं इस नॉन एम्प्टी सेट का, और ये मैट्रिक डिफाइन करते हैं डी एक्स वाई बराबर 0 इफ एक्स इक्वल वाई। अगर एक्स बराबर वाई है तो हम जानते हैं अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट डिफरेंट है, मीन्स अगर ये केस है इफ एक्स इज नॉट इक्वल वाई, तो अगर डिफरेंट केस आता है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। तो जनरली 1 लेकर चलते हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में जनरली क्या होता है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना लेकर चलते हैं, 1। लेकिन ये हमेशा कंपलसरी नहीं होता है, आप कोई भी डिस्टेंस लिख सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, एनी फाइनाइट नंबर, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं लेना है, फाइनाइट नंबर यहाँ लेना है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डी फाइनाइट है अगर जब दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हो, और 0 है जब दोनों पॉइंट सेम हो, तब ऐसे मेट्रिक स्पेस को, यानी कि तब देन एक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। एक ऐसा मेट्रिक स्पेस जिसमें किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स जब एक्स इक्वल वाई ना हो, उसके बीच का डिस्टेंस एक फाइनाइट नंबर हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन जनरली 1 लेते हैं तो 1 ही ले लेते हैं। लेकिन ये फिक्स है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि हमेशा 1 होता है तो ये गलत है। हमेशा 1 नहीं होता, हमेशा एक फाइनाइट नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो डी एक्स वाई अगर 1 है इफ एक्स नॉट इक्वल वाई एंड 0 अगर बराबर है, तो ये तो ऑब्वियस केस है कि 0 ही होगा। तो ऐसा जो मेट्रिक स्पेस है उसको डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कहते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है। सबसे पहला कौन सा था, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। यूक्लिडियन में क्या होता था, एक बार फिर से लिख देते हैं कि डी एक्स वाई बराबर होता था मॉड एक्स माइनस वाई। इनके बीच का जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होता है वो होता था यूक्लिडियन मेट्रिक।
और दूसरा एग्जांपल है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट में इस तरह से होता है। तो आई होप समझ गए होंगे डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है कि पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो हम यहाँ x की जगह n रख सकते हैं। तो n कामा d क्या है, एक एग्जांपल हो गया इसी का, डिस्क्रीट का। यहाँ पर n कामा d क्या है, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे, सपोज वी हैव 3 एंड वी हैव 4 dxy, तो 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस 1 है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि यहाँ कोई जरूरी नहीं है 1 हो। अगर मैं यहाँ पॉइंट चेंज कर देता हूँ, 7 ले लेता हूँ, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। मतलब यहाँ एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर। और ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब मैट्रिक की जो पहली प्रॉपर्टी ही थी यही, dxy ग्रेटर देन और इक्वल 0, या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0। तो यानी एक फाइनाइट नंबर है, या फाइनाइट नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल n कॉमा d हो गया। n एक नेचुरल नंबर, जहां पर ये एक हो गया एग्जांपल कि 3 और 7 के बीच का डिस्टेंस 4 है। लेकिन अगर 1 ही रखना चाहें तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में यही तो प्रॉपर्टी है, बेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी यही तो है कि अगर एक पॉइंट हम 3 सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा +1 कर दो 4, और अगर दोनों पॉइंट सेम है 3 एंड 3 तो ये 0 आ गया। तो ये n कॉमा d क्या है, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी एक सेट जो नॉन एम्प्टी है उस पर ऐसा अगर प्रॉपर्टी आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि dxy बराबर 0 if x equal y and 1 if not if those points are not same, तो डिस्क्रीट कहलाएगा। उसी का एक एग्जांपल है n कॉमा d, n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो क्या होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है। तो ये डिस्क्रीट का एग्जांपल है। अब दूसरे पे आप, अच्छा इसको अगर प्रूफ करना हो तो ये आपके लिए होमवर्क है। प्रूफ का मतलब जो तीनों प्रॉपर्टीज है मैट्रिक की, पहला नॉन नेगेटिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो तीनों आप प्रूफ करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हायर डायमेंशन में ले जाएगा। लेट क्या, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। d फ्रॉम Rn क्रॉस Rn टू R, ये n डायमेंशनल रियल स्पेस है। जो Rn लिखा जाता है, अगर n बराबर 1 है तो यही R बन जाता है, n बराबर 2 है तो यही R2 प्लेन, R का मतलब रियल लाइन, यानी 0 इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी। R2 है तो ये रियल प्लेन, ओरिजिन 0,0, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव एक्स, इधर नेगेटिव वाई। और n बराबर 3 है तो हम जानते हैं R3 हो जाए। R3 का मतलब ये 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, फिर ऐसे हायर डायमेंशन में। तो ये Rn जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है रियल स्पेस का, जहाँ n डायमेंशन है। n बराबर कोई पर्टिकुलर चूज करेंगे तो आप उस डायमेंशन की बात कर सकते हैं। ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल, ऐसे ही आगे हायर डायमेंशनल भी आएंगे। तो इसीलिए ये कॉमन लिखा गया है Rn क्रॉस Rn। मतलब यहाँ पर अगर हम कहना चाहे तो हम जो x सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, Rn, तो वही तो होता है x क्रॉस x टू r, यानी Rn क्रॉस Rn टू r। अब इसमें d क्या है, मैट्रिक है Rn पर, तो Rn कामा d जो होगा वो स्पेस जो होगा, पहले d डिफाइन कर देते हैं। d है, अब यहाँ पर देखिएगा टपल चलेगा, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। xi कामा yi, आई ही कर लेते हैं, सही रहेगा, तो टपल्स में रहेगा। तो ये मैट्रिक कुछ इस तरह से डिफाइंड होती है, अंडर रूट सिग्मा मॉड xi माइनस yi का स्क्वायर, और ये जो चलेगा i बराबर 1 से n चलेगा। ठीक है, वेयर xi बराबर होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn, क्योंकि n डायमेंशनल है ना तो हमको n तक ले जाना है। एंड yi जो होगा वैसे ही y1 y2 एंड सो ऑन yn, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हैं।
अगर n बराबर 1 का केस लेते हैं तो यही जो है वो आपका बन जाएगा जो यूक्लिडियन मैट्रिक थी। n बराबर 1 के केस में ये क्या हो जाएगा, डी x1 कामा y1, यानी एक एक पॉइंट है तो डायरेक्ट xy लिख सकते हो, चाहे आप x1 y1 लिखिए xy लिखिए, बात एक ही है। तो यही चीज क्या बन जाएगा, सिग्मा, सिग्मा किस पर लगेगा, मॉड x माइनस वाई, तो एक ही पर सिग्मा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, और इस पर स्क्वायर, फिर रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो केवल क्या बचा, मॉड x माइनस वाई। तो n बराबर 1 के केस में यूक्लिडियन मैट्रिक, n बराबर 2 लेते हैं तो यही चीज चेंज हो जाएगा। कैसे बन जाएगा, n बराबर 2 के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी एक्स आई कामा वाई आई, कुछ इस तरह से होगा, अंडर रूट सिग्मा, तो i बराबर 1 से और n बराबर कितना है 2 है, तो 1 से 2 तक ले जाना है, यानी कि यहाँ लिखेंगे i बराबर 1 to 2 मॉड एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, मॉड x1 कामा y1 का स्क्वायर प्लस मॉड x2 कामा y2 का स्क्वायर। आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, अगर दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको R2 प्लेन में, x1 कामा x2 एंड y1 कामा y2, चाहे इस तरह से आप लीजिए या फिर आप अलग अलग ले सकते हैं, x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वाला जो फार्मूला होता था, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं नॉर्मली मेंसुरेशन में, या फिर नॉर्मली जो 3D ज्योमेट्री होती है, 2D ज्योमेट्री, उसमें यही तो होता है कि अगर दो पॉइंट्स हैं x1 कामा y1, दूसरा x2 कामा y2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला यही निकल के आता है। तो ये वही फार्मूला है, ठीक है, ये भी यूक्लिडियन मैट्रिक ही है, लेकिन ये 2 डायमेंशन में है। ऐसे ही 3D में जाएंगे तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि तब समेशन कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो अगर n बराबर 3 केस लेते हैं तो 1 2 3 चला जाएगा, और एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा x3 कामा y3 का स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा लगा है, ये इसीलिए ये जनरल नोटेशन है कि i बराबर 1 से n तक रन कराना है, इस समेशन को 1 से n तक रन कराना है। जो n सेलेक्ट करेंगे उतने यहाँ पर डिस्टेंसेस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, तो पूरे का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये जो मैट्रिक होता है इसको कहते हैं, ये भी यूक्लिडियन मैट्रिक ही है। तो जो ये स्पेस बना Rn कामा डी, इसको कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस। बहुत ही काम का ये स्पेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर की, उसमें क्या है, आपका एक पेपर होगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर है उसमें जब आप हायर स्टडी करेंगे, मीन्स जब आप अभी थर्ड ईयर में तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप हायर स्टडी करेंगे, मान लीजिए कोई फिजिक्स से एमएससी वगैरह करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उसमें जो स्पेस यूज होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स भले है लेकिन वो पूरी मैथमेटिक्स ही होती है, तो जो भी चीजें आपको पढ़नी होंगी वो हिल्बर्ट स्पेस में पढ़ी जाती है, ठीक है। उसमें आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो किसमें होगा, हिल्बर्ट स्पेस में। तो ये हिल्बर्ट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आप एक तरह से कह सकते हैं हिल्बर्ट मैट्रिक है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यूक्लिडियन मैट्रिक ही, लेकिन ये जो मैट्रिक डी है एक्स आई कामा वाई आई, जब ये आर्यन पर डिफाइंड हो जाता है तो आर्यन कामा डी क्या कहलाता है, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो x बराबर हमने आर्यन लिया, तो आर्यन क्रॉस आर्यन से एक मैट्रिक हमने डिफाइंड किया, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा आयोटा फ्रॉम 1 टू, आयोटा नहीं कहेंगे सॉरी, आई फ्रॉम 1 टू n, आयोटा तो कॉम्प्लेक्स वाला हो गया, मॉड एक्स आई माइनस वाई आई, जहां पर ये एक्स आई और वाई आई क्या होते हैं, टपल वाइज होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो i बराबर 1 टू n, यहाँ पर भी i बराबर 1 टू n, तो कह सकते हो आप n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है। अब ये भी आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको प्रूफ करिए, इसकी तीनों प्रॉपर्टीज को दिखाना होगा आपको। ये जो डिफाइन किया गया है डी एक्स आई कामा वाई आई, आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं है। मैं बता दिया हूं कि है, बट आपको चेक करना है कि आप पहला प्रॉपर्टी आपको ये दिखाना है, सेकंड में दिखाना है डी एक्स आई कामा वाई आई बराबर होगा, चेंज कर दो, वाई आई कामा एक्स आई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और थर्ड वाला क्या होता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाला पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और बाकी के दोनों आसान है,
बस करना क्या है, इस ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों सेम है तो जैसे सेम होगा तुरंत ये चीज जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो आएगा। और अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस एक निकल के आएगी, और मॉड लेकर स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आता है, यानी ग्रेटर देन जीरो, खत्म। दूसरा वाला, अगर हम टपल चेंज करते हैं, यानी यहाँ वाई आई कर दें और यहाँ माइनस एक्स आई कर दें, तब भी हम जानते हैं कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉड लगा है और फिर स्क्वायर भी हो रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर रूट भी वही पॉजिटिव आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक दिख गया दोनों। मैं तीसरा आपको बताता हूँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि उसी में एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी का यूज है जिसको कहते हैं मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। मिन्कॉस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन रह चुके हैं, फिजिसिस्ट भी हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इनका नाम सामने आएगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी हमको ये दिखाना है डी एक्स आई कामा वाई आई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स आई कामा जेड आई प्लस डी जेड आई कामा वाई आई। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हमको करना क्या है, एक तीसरा पॉइंट इंसर्ट कर देना है एक्स और वाई के बीच में, जैसे हमने वहां पर यूक्लिडियन में किया था वैसे यहाँ भी करना है कि तीसरा पॉइंट आपको इंसर्ट करना है, यही आपको प्रूफ करना है। तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे करता हूँ, देखिए पहले लिखते हैं डी एक्स आई कामा वाई आई, तो ये बराबर क्या आएगा, मॉड सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n डायमेंशन में चल रहा है, और फिर यहाँ मॉड एक्स आई कामा वाई आई का होल स्क्वायर, इस मॉड का स्क्वायर, इसी के बीच में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, आई बराबर 1 to n मॉड एक्स आई माइनस जेड आई और प्लस जेड आई, माइनस वाई है स्क्वायर, जेड आई को माइनस किया प्लस कर दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ। मेन चीज यहीं पे है, जब इसको स्प्लिट करेंगे आप तब यहाँ पर एक रूल आता है, जैसे वहां पर मैंने बताया था कि मॉड z1 प्लस z2 है, तो जब इसको आप स्प्लिट करते हैं तो ये लेस देन और इक्वल हो जाता है, मॉड z1 प्लस मॉड z2। मॉडुलस का रूल है कि जैसे ही इन्हें दो नंबर्स का समेशन है, अगर उसका मॉड लगा हुआ है तो जब आप स्प्लिट करके अलग अलग लिखेंगे मॉड में, तो वो इक्वलिटी ना होकर क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल, इनइक्वलिटी हो जाती है, मतलब केस बन गया है। ऐसे यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट नहीं लगा था, यहाँ पर क्या था, ये रेडिकल फ्री था, रेडिकल नहीं है मीन्स ये स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर रेडिकल आ गया, मतलब कि एक स्क्वायर रूट आ गया। अब इसके लिए स्पेशल इनइक्वलिटी होती है, यहाँ लगाएंगे लेस देन और इक्वल, और अब आप अलग अलग लिखेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, इसको एक पेयर कर लीजिए और इसको एक दूसरा पेयर। अब यहाँ पर एक बार लिखेंगे आयोटा फ्रॉम 1 to, फिर से आयोटा निकल गया सॉरी, आई फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस जेड आई का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए स्प्लिट कर गया, अब यहाँ भी स्प्लिट हुआ है लेकिन स्क्वायर रूट और समेशन के साथ स्प्लिट हुआ, सिग्मा आई आई फ्रॉम 1 to n मॉड जेड आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल इनइक्वालिटी होती है, ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसका एक नेम होता है, मिन्कॉस्कीज इनइक्वालिटी। आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब भी इसका यूज आएगा, और अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो रियल एनालिसिस के कोर्स में भी आएगा। मिन्कॉस्की एक मैथमेटिशियन भी थे और फिजिसिस्ट भी थे, ठीक है। जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे आप, या हो सकता है आप फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे मैकेनिक्स के पेपर में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पेपर में आपने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा। अगर उसमें आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इसका नाम आप जानते होंगे, ये आपको पता होगा मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी क्यों आता है, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लॉरेंज एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि 4D आप पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड और एक और कोऑर्डिनेट आ जाता है टी, 4 डायमेंशनल आपको पढ़ना होता है, एक्स वाई जेड, तो ये तीनों स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और टी क्या होता है, टाइम कोऑर्डिनेट। तो जब ये आप स्पेस टाइम पढ़ते हैं तो ये वाला जो स्पेस टाइम है 4 डायमेंशनल, ये मिन्कॉस्की ने ही बनाया था, तो वहां पर जो आप स्पेस टाइम पढ़ते हैं वो मिन्कॉस्की का ही है। तो मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ आपको,
आई फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रूट ऑफ ए आई कामा बी आई, सिंबल चेंज कर देते हैं, का स्क्वायर है अगर, तो ये लेस देन और इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n मॉड ए आई का स्क्वायर प्लस मॉड बी आई का स्क्वायर। ए आई प्लस बी आई, तो अगर ए आई प्लस बी आई कंबाइंड है, मॉड का स्क्वायर है, तो जब इसको आप स्प्लिट करते हैं तो टूटता है जब, तो लेस देन और इक्वल हो जाता है, एक जगह पर मॉड ए आई बचेगा, एक जगह पर मॉड बी आई बचेगा। यही पर ध्यान देना है, ये जो ए आई है ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स आई माइनस जेड आई है, और जो बी आई है वो क्या है, जेड आई माइनस वाई आई है। तो इसी इनइक्वलिटी का यूज आपको करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रूफ करने में ही इसी का यूज है, मिनकॉस्की इनइक्वलिटी इसको कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आपकी बहुत काम की चीज है और इसका बहुत जगह पे यूज होगा। तो अब हम जानते हैं ये चीज क्या है, ये पूरा का पूरा हो गया डी एक्स आई कामा जेड आई, और प्लस ये पूरा का पूरा क्या है, डी जेड आई कामा वाई आई। यहाँ इक्वलिटी लिखेंगे क्योंकि ये सेम चीज है, तो इसका मतलब ओवरऑल निकल के क्या आया कि डी एक्स आई कामा वाई आई इज लेस देन, which implies डी एक्स आई कामा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स आई कामा जेड आई प्लस जेड आई कामा वाई आई। तो ये ट्रायंगल इक्वलिटी प्रूफ हो गई। तो ये सेकंड एग्जांपल था जो कि हिल्बर्ट स्पेस का था। अब एक एग्जांपल और करते हैं, कॉम्बिनेशन पे आते हैं। मैंने एक बताया था आपको कि अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक है, तो अगर उसी मैट्रिक से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जो दूसरी मैट्रिक से बनेगी, इंड्यूस्ड मैट्रिक कहते हैं उसको। तो अब जानते हैं इंड्यूस्ड मैट्रिक स्पेस के बारे में। इंड्यूस्ड मैट्रिक में इंड्यूस्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो इसको आपको समझाते हैं। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस हमने ले लिया, एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। जो हमने नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया है मैट्रिक स्पेस में, उसी का एक हम सबसेट लेते हैं ए, एंड डिफाइन डिफाइन करते हैं एक दूसरी मैट्रिक डी डैश, और डी डैश किस पर डिफाइंड होगा, ए क्रॉस ए टू आर, यानी ए पर डिफाइंड, सच दैट एक्स का एक सबसेट ए लेते हैं, उस पर्टिकुलर सबसेट ए पर एक दूसरी मैट्रिक डी डैश डिफाइन करते हैं। तो मैट्रिक डिफाइन करने का प्रॉपर मेथड क्या है, डी डैश फ्रॉम ए क्रॉस ए टू आर, सच दैट ये ऐसा होना चाहिए कि डी डैश एक्स कामा वाई बराबर डी एक्स कामा वाई फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ यही चीज ध्यान रखने वाली है कि अभी तक क्या था कि ये जो डी मैट्रिक है ये पूरे स्पेस एक्स पर डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसी मैट्रिक स्पेस में जो सेट है नॉन एम्प्टी, उसी का एक सबसेट ए लेते हैं और एक दूसरी मैट्रिक डी डैश देते हैं, लेकिन ये डी डैश ऐसा होना चाहिए जो इस सेट ए पर डी डैश और डी दोनों एग्री करने चाहिए। एग्री का मतलब डी डैश बराबर डी होना चाहिए, डी डैश इक्वल डी ऑन ए। अगर इस तरह से ये डी डैश है, अगर ये दूसरा जो मैट्रिक हमने केवल ए पर डिफाइन किया है, ये इस तरह से है कि डी डैश बराबर डी है ए पर, लेकिन अगर हम डी डैश पूरे स्पेस पर एक्स पर ले जाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है, मीन्स क्या डी डैश बराबर डी ऑन एक्स हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं। हो सकता है कि ये जो डी डैश है ये डी के बराबर केवल ए पर ही हो, लेकिन हम अगर पूरे स्पेस पर ले जाएं तो वो नहीं होगा बराबर, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड मैट्रिक कहा जाता है। ये डी डैश इसी डी से इंड्यूस्ड है, लेकिन पर्टिकुलर सबसेट ए पर, पूरे स्पेस पर नहीं। अगर पूरे पर हो जाता है तो इंड्यूस कहने का मतलब ही खत्म हो गया, तब दोनों मैट्रिक सेम हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक डी डैश है जो किसी एक पर्टिकुलर
सबसेट यक्स के ही पर्टिकुलर सबसेट ए पर डिफाइंड है, और इस तरह से डिफाइंड है कि डी डैश निकालो चाहे आप एक्स वाई का, और चाहे आप डी निकालो, अगर दोनों एक्स वाई ए के पॉइंट हैं तो दोनों सेम आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों एक ही सेट में नहीं है, दोनों सबसेट के नहीं है, तो ये जरूरी नहीं हो कि ये बराबर हो। मीन्स वी कैन नॉट से दैट डी डैश बराबर डी एग्री ऑन होल एक्स, पूरे स्पेस एक्स पर ये दोनों सेम हो, ये हम नहीं कह सकते हैं, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। लेकिन डी डैश किस पर एग्री करेगा? ए पर, उस पर्टिकुलर सबसेट पर। तो ये होता है इंड्यूस्ड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड मैट्रिक है। अब एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, कॉम्बिनेशन वाला। सपोज D1 and D2 are two different metric on X, then D dash बराबर D1 plus D2 is also a metric। यानी कि अगर D1 और D2 एक ही सेट X पर, जो कि नॉन एम्प्टी है, अलग अलग मैट्रिक हैं, तो अगर दोनों को हम सम लेते हैं और उसको हम D डैश से रिप्रेजेंट करें, D डैश बराबर D1 प्लस D2, तो ये भी एक मैट्रिक होगा। इसको आपको प्रूफ करना है, इसको आपको प्रूव करना है। ये मैट्रिक कैसे होगा? इसके लिए तीनों प्रॉपर्टीज आपको दिखानी पड़ेगी। पहला नॉन नेगेटिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये एक अलग एग्जांपल था, कॉम्बिनेशन भी। दैट मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि अगर डी कोई मैट्रिक है तो डी अपान 1 प्लस डी भी एक मैट्रिक होगा। डी डैश बराबर, ये एग्जांपल मैंने पहले वीडियो में करवाया है। और अगर D1 एंड D2 दो अलग अलग मैट्रिक हैं तो D1 प्लस D2 भी एक मैट्रिक होगा। डी डैश बराबर जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, इंड्यूस्ड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस क्या है। एक और एग्जांपल है जो कि एक्चुअल में ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है, वो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than slash equal to the third side। किन्हीं भी दो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल ABCD इस तरह से है, ABC, तो ये चीज कहता है कि जो AB प्लस BC है वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा AC के। और ये पर्टिकुलर यही क्रम नहीं होगा, आप कोई भी दो साइड ले सकते हो तो उनका समेशन क्या आएगा? तीसरे से बड़ा। इसका प्रूफ करना है, इसका प्रूफ जो है वो आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क है कि दिखाओ कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का समेशन तीसरे से बड़ा या बराबर होता है। मीन्स आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये थोड़ा सा पार्ट क्या है कि बीच में लाइट चली गई थी तो इसको अलग से मर्ज करके डाल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।